हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लेवल अप लर्नर्स में। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका आज हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। जो चैप्टर फर्स्ट पार्ट में जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, तो हम समझेंगे आज की केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं और उनकी इक्वेशंस किस तरीके से बनाई जाती हैं और रिएक्शन किस तरीके से हम इनको बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले इनके बारे में आज पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि आज कौन कौन से पॉइंट पे बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं क्या पढ़ेंगे आज हम। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं और राइट केमिकल इक्वेशन किस तरीके से लिखी जाती है और बैलेंस किस तरीके से इनको किया जाता है। तो सबसे पहले जो हम केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे उससे पहले हम कुछ समझ लेते हैं। आप लोगों ने क्लास 9th में भी कुछ टॉपिक पढ़े हुए हैं, उन्हीं से रिलेटेड बात करेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये हमारे एग्जाम में कुछ ऐसे पॉइंट जो पूछे जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। और आपको इस लेसन को पढ़ने से पहले आप इसको समझ लीजिए, क्योंकि जब आप अच्छे से कोई चीज़ समझ लेंगे तो आप कैसे हो जाएंगे, हैप्पी, बहुत खुश हो जाएंगे। और समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एटम्स क्या होते हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं कि एटम कौन से होते हैं। उसके बाद में मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, उसके बाद में कंपाउंड्स क्या होते हैं, और एक और सबसे मेन बात आती है कि केमिकल चेंजिंग क्या होती है। केमिकल चेंजिंग और फिजिकल चेंज ये क्या होते हैं। केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में दोनों में क्या डिफरेंस होता है, केमिकल चेंजिंग में और फिजिकल चेंजिंग में। उससे पहले हम एटम की बात कर लेते हैं। जो एटम्स होते हैं वो सिंगल एलिमेंट होते हैं, जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन हो गया, है ना, कार्बन हो गया, लिथियम हो गया और सोडियम हो गया, है ना, कैल्शियम हो गया। ये सारे ही एलिमेंट क्या कहलाएंगे, ये एलिमेंट हमारे एटम्स कहलाते हैं। इनके और भी छोटे पार्ट करना चाहें तो हम इनको नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेम होते हैं, बस डिफरेंट क्या होते हैं, ये वाले जो हमारे पास एलिमेंट लिया है ये दो या दो से अधिक हो सकते हैं, लेकिन सेम एलिमेंट होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास H2 हुआ, Br2 हो गया, O2 हो गया। ये कैसे है, सेम एलिमेंट हैं और कैसे हैं। लेकिन साथ में एक बात और कहेंगे कि हमारे पास जो ये एलिमेंट होते हैं और ये वाले एलिमेंट ये फ्री स्टेट में नहीं रह सकते हैं, जबकि ये वाले जो एलिमेंट होते हैं ये फ्री स्टेट में रह सकते हैं। यहाँ पे हमने एग्जांपल एक Br2 यानी ब्रोमीन का लिया और साथ साथ में एक और लेते हैं जिसका मरकरी का। तो ब्रोमीन और मरकरी पूरी पीरियोडिक टेबल में क्या है, दोनों ही लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। अभी आप जब मेटल्स और नॉन मेटल्स की बात करेंगे तो इनके बारे में दोनों जो ये एलिमेंट इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं कंपाउंड क्या होते हैं, यानी कि ऐसे एलिमेंट जो दो या दो से अधिक होते हैं और डिफरेंट एलिमेंट होते हैं। जैसे कि हमारे पास H2O हो गया, CO2 हो गया, NH3 हो गया, अमोनिया गैस हो गई। ये सारे क्या हैं, ये कंपाउंड हैं, यानी डिफरेंट एलिमेंट हैं और साथ साथ में क्या है, एक ग्रुप में बने हुए हैं, इसलिए इनको हम कंपाउंड कहते हैं। अब केमिकल चेंजिंग और फिजिकल चेंजिंग को समझ लेते हैं। चेंजिंग मीन्स होता है कि कोई हमारा रिएक्टेंट जो है एक बार जब प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है तो पुनः या रिपीट इसी फॉर्म में वापस नहीं आ पाता है। लेकिन फिजिकल चेंजिंग में क्या होता है, जो हमारा रिएक्टेंट है जब वो प्रोडक्ट फॉर्म में चेंज होगा और फिर से क्या करेगा, इसी रिएक्टेंट में फिर से चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं कागज का जलना और यहाँ पे ले लेते हैं आइस, बर्फ। और बर्फ क्या होती है, लिक्विड फॉर्म में चेंज होती है और लिक्विड से फिर से गैस फॉर्म, फिर से लिक्विड और फिर से आइस में चेंज हो जाती है। ये किसके एग्जाम्पल है, फिजिकल चेंजिंग के एग्जाम्पल। अब हम आज कुछ कंसिडर करते हैं कि डेली लाइफ में हमने देखा भी होगा और सोचते भी हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ ऐसे रिएक्शंस हो जाते हैं जो हमें पता भी नहीं लगते ये रिएक्शन कब चेंज हो गया। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। क्या होता है, देखा होगा कि जब गर्मियां आती हैं रूम टेम्परेचर में जो दूध होता है वो कैसा हो जाता है, और आयरन नेल पेन या नेल एक्सपोज्ड टू ह्यूमिड अर्थ
एटमॉस्फेयर, यानी जो हमारे पास नेल है यानी आयरन जो कील होती है ना, लोहा होता है, वो क्या होता है देखा होगा, ह्यूमिड, और ह्यूमिड एटमॉस्फेयर का मतलब होता है जो आर्द्रता वाले, जहाँ मॉइस्चर होता है, फिर क्या हो जाता है वहां पे क्या चेंजिंग आती है, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेशन, यानी कि जो ग्रेप्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, फूड इज कुक्ड, जब खाना बना लेते हैं तो वो पक जाता है, तो उसके बाद में क्या होता है, और फूड गेट्स डाइजेस्ट इन आवर बॉडी, जब हमारे बॉडी के अंदर जब भोजन को हम पचा लेते हैं उस टाइम पे क्या हो जाता है, और बी रिस्पायर, जब हम सांस लेते हैं तब हमें क्या महसूस होता है, इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि सारी ही कैसी है, केमिकल चेंजिंग है, क्योंकि जो चीज एक बार बदल चुकी है वो फिर से उसी फॉर्म में रिपीट नहीं हो पाएगी। अब हम एक एक्टिविटी के द्वारा समझते हैं, हमने क्या किया, एक एक्टिविटी में हमने एक मैग्नीशियम रिबन ली, मैग्नीशियम रिबन जो ली है वो कितनी थी, 2 सेंटीमीटर लंबी थी। के बाद उसको क्या किया, रबिंग इट विद ए सैंड पेपर के साथ उसको रबिंग किया, और हमने क्या किया, उसको हमने एक कैंडल या स्पिट लैंप के साथ में उसको हमने बर्न करना स्टार्ट कर दिया, और जो रिबन, जो हमारे पास मैग्नीशियम रिबन था, उसको हमने क्या किया, टंग की हेल्प से हमने उसको आसानी से पकड़ लिया। जब हम उसको बर्न करेंगे तो हम देखते उसमें एक वाइट कलर का प्रोडक्ट निकलता, पदार्थ निकलता है, जिससे हम क्या कहेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो हमारा क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। और जब भी हम इस तरह का प्रैक्टिस करते हैं तो हमेशा आंखों का ध्यान रखते हैं, क्योंकि क्या होता है, ये बहुत ज्यादा हानिकारक होते हैं। कभी कभी आपने देखा, एग्जाम्पल के तौर पे, जहाँ लोहे वगैरह दुकानें होती हैं, जहाँ वेल्डिंग होती है, तो वेल्डिंग के पास भी क्या होता है, एक रिबन टाइप का होता है, और वो क्या होता है, जब उसे जलाते हैं तो उस टाइम पे वो काले कलर का चश्मा पहन लेते हैं, और जब वो जलने के बाद में क्या होता है, वो व्हाइट व्हाइट एक पदार्थ बच जाता है ना। ये इसी के एग्जाम्पल है, बर्निंग ऑफ रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन वॉच ग्लास। क्या किया हमने, जब मैग्नीशियम रिबन को जब हमने एयर के साथ में यानी O2 के साथ में जब हमने उसको जलाया, बर्न किया, तो वो क्या बन जाता है, हमारी रिएक्शन बन जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि हमने Mg लिया प्लस ऑक्सीजन के साथ उसकी रिएक्शन कराई, तो क्या बन गया हमारा, MgO बन करके तैयार हो गया। उसके बाद में बात कर लेते हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। केमिकल रिएक्शंस में हम एक एक्टिविटी के द्वारा समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन में कौन कौन सी चेंजिंग आती हैं। हमने क्या किया, एक फ्लास्क लिया है ना, या फ्लास्क नहीं तो यहाँ पे हम टेस्ट ट्यूब भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेस्ट ट्यूब भी हो सकती है हमारी, यहाँ एक फ्लास्क भी हो सकता है। हमने उस फ्लास्क में क्या किया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल सकते हैं, यहाँ पे हम HCl भी ले सकते हैं, डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं। और हमें क्या, हम ये प्रैक्टिकल करेंगे तो हम ये बहुत ही केयरफुली तरीके से करेंगे, क्योंकि ये दोनों ही हमारे क्या है, एसिड है, जो दोनों ही बहुत हार्ड एसिड है, ये मैन मेड एसिड है, ये आर्टिफिशियल एसिड है, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या किया, इस फ्लास्क में कुछ हमने पीस डाले, किसके, जिंक के, और जिंक के साथ में जब हम पीस डालेंगे सल्फ्यूरिक एसिड में, तो उसमें क्या देखा कि हमने उसके अंदर जो जिंक ग्रेनुअल्स थे, जो जिंक के पीस थे, उनके बीच में कुछ न कुछ रिएक्शन इस तरीके की होना शुरू हो गई है। तो इससे हमें क्या महसूस होता है, इससे हमें क्या पता लगता है कि इसके अंदर चेंजिंग आई, तो इसमें कौन कौन सी चेंजिंग आई। सबसे पहले इसकी स्टेट में चेंजिंग आई, उसकी जो अवस्था थी वो चेंज हो गई है ना, उसके बाद चेंज इन कलर में, उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ गैस में चेंजिंग आई, और साथ साथ में चेंज इन टेम्परेचर भी चेंज इसका हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन जिंक। उसके बाद में केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, इनको हम समझ लेते हैं। केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, जैसे मैग्नीशियम के साथ में भी मैग्नीशियम रिबन लिया था, उसके साथ में रिएक्शन कराई, किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, और मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा बन जाता है। इस साइड के जो प्रोडक्ट होते हैं, जो हमारे मैग्नीशियम प्लस O2, ये हमारे क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट कहलाते हैं, और जो बन के हमारा कोई तैयार होता है, कोई नया सब्सटेंस तैयार होता है, यानी कि MgO बन गया, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा प्रोडक्ट कहलाता है। राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को हम किस तरीके से लिखते हैं अभी समझा दिया है। उसके बाद में बैलेंस करेंगे केमिकल इक्वेशन को कैसे करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे जिंक लिया, अभी जो प्रैक्टिकल किया था है ना, जिंक का, और उसके बाद में हमने क्या किया, उसके साथ में सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया,
और उसके साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे तो बन जाएगा हमारा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया, अगर हम चाहें तो HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा Zn प्लस HCl, और रिएक्शन बनेगी ZnCl, और हमारा यहाँ पे क्या निकलेगा H। तो H सिंगल निकलेगा नहीं, यहाँ पे H2 निकलेगा, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे और हम यहाँ पे 2 लगा देंगे। अब देखिए 2Zn 2H 2H और 2Cl भी 2Cl भी, एंड रिएक्शन हमारी कैसी हो गई, बैलेंस हो जाएगी। अब देखिए एक रिएक्शन दी गई है, इसको हम बैलेंस करेंगे और फिर इसके कुछ एग्जाम्पल भी समझेंगे रिएक्शन बैलेंस करने के। यहाँ पे दिया गया Fe क्या होता है, आयरन, और H2SO4 ये क्या है, वाटर, और FeO4 बनेगा और H2 बन जाएगा। अब इस रिएक्शन को हमें देखना है बैलेंस किस तरीके से करना है। बैलेंस का मतलब होता है कि हमारा राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों कैसे होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। जो हमारे इसमें एलिमेंट यूज किए गए हैं, जो हमने लिए हैं, वो हमारे कैसे हैं, बराबर होने चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे क्या लिया, Fe लिया और हमने क्या करा दिया, H2O के साथ में रिएक्शन कराई और हमारा जो प्रोडक्ट बना उसका नाम बन गया Fe3O4 प्लस H2। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे Fe ऐसे लिख लेते हैं, Fe हो गए, उसके बाद में ये हमारे एलिमेंट हो गया, ये हमारा हाइड्रोजन एलिमेंट हो गया और ऑक्सीजन, क्योंकि हमने 3 ही यहाँ पे एलिमेंट है, इधर भी 3 है। अब हमने क्या किया, देखा हमने Fe हमारे पास इधर कितना है, संख्या 1 है, लेकिन हमारी Fe की संख्या इस साइड में कितनी है, 3। यहाँ पे जो हाइड्रोजन संख्या है वो कितनी है, 2 है, और यहाँ कितनी है, 2 है। लेकिन जब बात ऑक्सीजन की आती है तो यहाँ पे संख्या 1 है और यहाँ पे कितनी है, ऑक्सीजन संख्या 4 है। अब हम इसको किस तरीके से बैलेंस करेंगे, यहाँ पे क्या करते हैं, हम 3 लगा देते हैं, क्योंकि इधर भी 3 है, इधर भी 3 हो गया। अब हमारे पास में Fe तो बैलेंस हो गया, इधर भी बैलेंस हो गया, लेकिन ऑक्सीजन डिसबैलेंस है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 4 लगा देते हैं। यहाँ पे जब हम 4 लगाएंगे तो देखिए हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो कितने हो गए, 8 हो गए, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हमारे पास में, 2 थे, अब यहाँ पे भी 8 हो गए, और ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 है, तो यानी कि ये रिएक्शन हमारी कैसी हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। देखिए बैलेंस रिएक्शन दी गई है आपको। अब कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो टेम्परेचर पे कराई जाती हैं, प्रेशर पे कराई जाती हैं और एटमॉस्फेयर पे कराई जाती हैं, सॉरी प्रेशर और कैटालिस्ट पे कराई जाती है। तो हम वो देखते हैं कौन कौन से रिएक्शंस ऐसी होती हैं। अब देखिए हमारे पास में क्या किया, हमने कार्बन मोनोऑक्साइड ले लिया। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कभी कभी एग्जाम्पल पूछ दिया जाता है, इसे हम दम घोटू गैस कहते हैं। ये बहुत ही ज्यादा हानिकारक होती है। जब सर्दियां आती हैं तो देखा हुआ सर्दियों में क्या होता है कि अगर हम किसी रूम के अंदर हम अंगीठी जला के रख लेते हैं, जो कोयला आता है मार्केट वाला, पत्थर वाला जिसे बोलते हैं कोल, तो वो हम जब जला के रख लेते हैं तो उसमें देखा होगा कि सफोकेशन बहुत ज्यादा होने, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे बहुत कम हो जाती, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा हो जाती है, और ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो क्या हो जाता है, वो कम हो जाती है। ऑक्सीजन कम हो जाती है यहाँ पे, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो बढ़ जाती है, और ये बना देती है क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिससे क्या होता है, इसे दम घोटू गैस कहते हैं, और जिससे क्या होता है, अचानक मौत भी हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस साथ में रिएक्शन कराई हाइड्रोजन साथ में, जो हमारा टेम्परेचर जो एटमॉस्फेयर है वो प्रेशर जो हमने लिया वो 340 लिया, और रिएक्शन हमारी CH3OH बन जाएगी। उसके बाद हमने एक ग्लूकोज की रिएक्शन कराएंगे, हमने 6CO2 लिया। एक्वस मीन्स होता है जिसमें कुछ ना कुछ पानी मिक्स होता है, वाटर मिक्स होता है, और 6H2O लिक्विड फॉर्म में लिया। उसके बाद में मैंने सनलाइट और क्लोरोफिल के साथ में रिएक्शन कराई थी, ग्लूकोज और 6O2 बचेगा, जो कैसा बचेगा, एक्वस फॉर्म में बचेगा। अब यहाँ पे हमने कुछ रिएक्शन दी गई हैं, इन रिएक्शन को हमें क्या करना है, रिएक्शन को बैलेंस करना है।
अब बैलेंस हम किस तरीके से करेंगे, ये आपके एग्जाम में कभी कभी रिएक्शन दे दी जाएंगी और आपसे पूछा जाएगा कि इन रिएक्शन को आपको बैलेंस करके दिखाना है, किस तरीके से आप इन रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले हम रिएक्शन ए को बैलेंस कर लेते हैं। रिएक्शन हमें ए दी गई है HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस एरो CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। ठीक है, अब समझ लेते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे H है, उसके बाद में N है, उसके बाद में ऑक्सीजन है, उसके बाद में कैल्शियम है ना, सारी चीजें हो गई हमारे पास में। अब देखिए हमारे पास जो हाइड्रोजन संख्या है यहाँ पे कितनी है 1 और यहाँ कितनी है 2, तो एक टोटल कितनी हो गई 3। यहाँ पे जो हाइड्रोजन संख्या है वो कितनी है 2। अब यहाँ पे जो नाइट्रोजन दिया गया है यहाँ पे कितना है N है, यहाँ पे सिंगल है नाइट्रोजन, और यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो कितना है 2 है। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन दिया गया है वो 3 है। फिर जब कोष्टक में कोई चीज दी जाती है उसके नीचे जो ऑब्लिक ऐसे लिखा होता है तो इसे हम 2 बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 ये हो गए और 2 ये हो गए, यानी टोटल हमारे पास ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 5। और ऑक्सीजन की बात जब हम यहाँ करते हैं तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 3 2 जा 6। इस तरीके से कोई चीज लिखी होती है तो इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 2 जा 6 ये हो गए और ये हो गया, यानी यहाँ पे कितने हो गए 7 हो गए। और कैल्शियम हमारे पास यहाँ भी 1 है, कैल्शियम हमारे पास यहाँ भी 1 है ना, ये चीज भी 1 हो गई। अब देखिए किस तरीके से हम इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है और यहाँ पे 2 है, इनको हम बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन 2 लगा देते हैं और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 लगा दें तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी, देखिए बैलेंस हुई कुछ हद तक। 2 यहाँ पे हो गए, यानी 2 ये हो गए, 2 ये 4 हो गए, यहाँ पे भी हाइड्रोजन हमारा 4 हो गया, बैलेंस हुआ हाइड्रोजन। देखिए कितने हो गए, जो नाइट्रोजन है यहाँ पे 2 हो गया, इसके पास सामने इधर कोई चीज जब लगी होती है तो इसे हम पूरा काउंट करते हैं। तो 2 ये हो गया नाइट्रोजन, और यहाँ पे जो नाइट्रोजन है इस तरीके से ये भी 2 हो गया। और उसके बाद में ऑक्सीजन कितना हो गया 3 2 जा 6, इस तरीके से पढ़ेंगे 3 2 जा 6, यहाँ पे 6 ये हो गया और 2 ये हो गया, 6 2 8 हो गए। और ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए 4 ये है हमारे, सॉरी ऑक्सीजन हमारे पास 3 2 जा 6 ये है और 2 ये है, यानी ये भी हमारे पास बैलेंस हो गए। यानी यहाँ पे देखा जाए तो हर चीज बैलेंस होगी। तो फाइनली रिएक्शन क्या बन जाएगी, यहाँ पे 2 लग जाएगा कैल्शियम यहाँ पे HNO3 में, और हमारे साथ पास में यहाँ पे 2 लग जाएगा और रिएक्शन हमारी कैसी हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। अब नेक्स्ट रिएक्शन है NaOH H2SO4 Na2SO4 और H2। अब चाहो तो हम यहीं पे डायरेक्ट बैलेंस कर लेते हैं या अलग से लिख बैलेंस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग प्रॉब्लम हो बैलेंस करने में तो एक एक करके भी बैलेंस कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे Na हमारे पास में कितना है 1, यहाँ पे Na कितना है 2। तो इस तरीके से पहले एक बार नोट कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, यानी कि NaOH प्लस H2SO4 एरो Na2SO4 प्लस H2O। अब देखिए यहाँ पे Na1 है, यहाँ पे Na2 है, तो क्या करें सबसे पहले हम 2 लगा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास में 2 Na हो गया, इधर भी 2 Na कंप्लीट हो गया। अब ऑक्सीजन देख लेते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है हमारे पास में 2 ऑक्सीजन ये है और 4 ये है, तो टोटल कितने होगा ऑक्सीजन 6। यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 1 ये है और 4 ये है, तो यहाँ पे भी हम क्या करें 2 लगा दें। क्लियर। अब देखिए हमारे पास ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, 2 ये हो गए और 4 ये 6 हो गए, यहाँ पे भी 2 ये हो गए 4 ये हो गए 6 हो गए। अब हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं तो H हमारे पास 2 ये है और 2 ये है 4, तो यहाँ पे भी 4 है, बैलेंस हो गया। और बाद में बचा क्या H सल्फर, ये भी बैलेंस है ये भी बैलेंस है। तो इस रिएक्शन में क्या लगेगा, यहाँ पे 2 लग जाएगा है ना, और लास्ट में 2 लग जाएगा, यानी कि ये भी रिएक्शन हमारी पूरी तरीके से बैलेंस है।
अब देखिए लास्ट में सी नंबर पे NaCl AgNO3 AgCl और NaNO3। अब देखिए यहाँ पे सोडियम वन है, यहाँ पे सोडियम वन है, यहाँ पे Cl वन है, यहाँ पे Cl वन है, अब यहाँ पे Ag वन है, यहाँ पे Ag वन है और यहाँ पे NO3 एक ग्रुप लगा हुआ। कभी कभी ऐसा एग्जाम में जैसे ये ग्रुप जो होते हैं ये अगर पूरे पूरे लगे होते तो हमेशा फिक्स बैठते, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जैसे यहाँ पे SO4 सल्फेट ग्रुप लगा हुआ भी बैलेंस हो गया और नाइट्रेट ग्रुप लगा होता है तो पूरा पूरा ग्रुप भी काउंट करेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, आराम से रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। अब देखिए एक लास्ट रिएक्शन बची हुई है जो BaCl2 वाली, इसको भी हम बैलेंस कर लेते हैं। BaCl2 प्लस H2SO4 एरो BaSO4 और प्लस HCl। अब देखिए यहाँ पे Ba कितना है, सिंगल, यहाँ पे Ba कितना है, सिंगल, यहाँ पे Cl2 कितना है, 2 है Cl और यहाँ पे कितना Cl है, 1 है। तो सबसे पहले हम Cl को बैलेंस कर लेते हैं, 2 हो गया यहाँ पे भी, 2 यहाँ पे भी। अब हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 बैलेंस, यहाँ पे S कितने हैं, 1, यहाँ पे S कितना है, 1, O कितने हैं, 4, यहाँ पे 4, यानी कि SO4 यानी सल्फेट ग्रुप पहले से ही बैलेंस है। तो इस रिएक्शन में सिर्फ चेंजिंग आएगी, तो यहाँ पे चेंजिंग आएगी, यहाँ पे 2 लगेगा और सारी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। अब देखिए कुछ रिएक्शंस दी गई हैं, इनको हमें क्या करना है, पहले इनको हमें बनाना है इन रिएक्शन को और साथ ही साथ में रिएक्शन बनाएंगे और बनाने के बाद में इनको बैलेंस भी इन रिएक्शन को करना है। जिंक का फार्मूला क्या होता है, Zn, ये सबसे फर्स्ट वाली रिएक्शन बना लेते हैं। और सिल्वर नाइट्रेट मतलब होता है AgNO3, ये ग्रुप है सिल्वर नाइट्रेट और बनेगा क्या, फाइनली जिंक नाइट्रेट बन जाएगा यानी ZnNO3 बन जाएगा और साथ में निकलेगा क्या, Ag। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि ये रिएक्शन जो हुई है वो किस तरीके से हुई है। देखिए हमारे पास Zn बैलेंस है, यहाँ भी Zn बैलेंस है क्योंकि इधर वन है इधर भी वन है। Ag हमारे पास कितना है, इधर वन है, Ag हमारे पास इधर भी वन है और NO3 एक ग्रुप बैलेंस है, A भी बैलेंस है। अगर हम चाहें तो इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी कि 2 अगर हम यहाँ बढ़ा दें, 2 हम यहाँ बढ़ा दें और 2 हम यहाँ बढ़ा दें और 2 हम यहाँ बढ़ा दें तो 2Zn है ना, 3 2 जा 6, यहाँ भी 6 हो गए, यहाँ पे नाइट्रोजन 6 हो गए, यहाँ भी 6। अब नेक्स्ट आता है एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड। एल्युमिनियम का फॉर्मूला क्या होता है, Al और कॉपर क्लोराइड की बात हो रही है तो कॉपर क्लोराइड क्या हो जाएगा, CuCl2। अब कॉपर क्लोराइड के बाद में बनेगा क्या, एल्युमिनियम क्लोराइड। तो एल्युमिनियम क्लोराइड बनाने के लिए यहाँ पे Cu अलग कर देंगे, ये रिएक्शन इसके साथ में हो जाएगा, इसके साथ में ऐड हो जाएगा और हमारा क्या बन जाएगा, AlCl3 प्लस Cu। अब यहाँ पे आप समझ लीजिए कि AlCl3 कैसे बना, क्योंकि एल्युमिनियम के पास में जो इसकी वैलेंसी होती है वो 3 होती है और Cl के पास में 1 होती है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई का निशान लगा करके इस तरीके से रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो ये फार्मूला तैयार हो जाएगा। आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा इस टाइप का। अब देखिए रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं। हमारे पास Al कितना है, 1 है, यहाँ पे Al 1 है, यहाँ पे Cu 1 है और यहाँ पे Cu 1 है, यहाँ पे Cl2 है और यहाँ पे Cl3 है। तो प्रॉब्लम आ गई, तो पहले 2 लगा लेते हैं, यहाँ पे 2 लग जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे 2 लगा तो यहाँ पे भी 2 लग जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास में Cu 1 हो गया, लेकिन Cl कितना हो गया, 3 2 जा 6। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम 3 लगा दें तो 3 2 जा 6 इधर हो जाएगा, 3 2 जा 6 इधर हो जाएगा। Cl बैलेंस हो गया है ना, सारा बैलेंस हो गया, लेकिन लास्ट में जो हमारा बचा हुआ क्या, Cu, ये कैसे बैलेंस होगा, इसके आगे भी 3 लगा देंगे। अब लास्ट देखिए बेरियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड के साथ में एक रिएक्शन और बची हुई है। तो बेरियम क्लोराइड यानी बेरियम क्लोराइड का मतलब होता है BaCl,
ये हमारा BaCl2 हो जाएगा, क्योंकि Ba इसकी जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा, और इसकी 1 होती है, इस तरीके से चेंज हो जाएगी आपस में वैलेंसी, तो ये बन जाएगा BaCl2। और रिएक्शन किसके साथ में करानी है, पोटेशियम सल्फेट के साथ प्लस K2SO4, क्योंकि इसकी वैलेंसी -2 और इसकी +1, और साथ में बनेगा बेरियम सल्फेट यानी कि BaSO4, और साथ में बन जाएगा क्या, KCl। अब इसको हम क्या करेंगे, एक बार बैलेंस करके देख लेते हैं कि बैलेंस रिएक्शन है या नहीं है। तो Ba सिंगल है, यहाँ Ba सिंगल है, Cl2 है, यहाँ पे Cl है, यानी कि यहाँ पे डिस्टर्बेंस है, तो क्या करेंगे, इससे पहले 2 लगा देंगे। अब यहाँ पे K2 है, यहाँ पे हो गया बराबर हो गया, और SO4 बराबर है, यहाँ पे भी यानी ए भी रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। अब यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो क्या करेंगे, आप नीचे कमेंट के द्वारा आप बता देंगे, तो हम आपकी जो भी समस्या होगी पूरी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप जो भी आपकी राय हो वो कमेंट करके जरूर दें अपनी, और जब हमारे चैनल को लाइक करेंगे, लाइक करना ना भूलिए, और सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ पे ऑल बेल लिख के आएगा, ऑल बेल में आपको सबसे ऊपर वाली जो बेल होती है उसको क्लिक करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लास।